देखा कि ये जोड़ों का दर्द एक अजीब सा एक सीन हो गया हुआ है कि हर दूसरा बंदा आपके पास भी, आप तो इसको रोज़ाना डील करती होंगी कि क्लाइंट्स आते होंगे और वो कहते हैं जी हमारी जोड़ों में दर्द है, उठते बैठते हुए मसला हो रहा है, थोड़ी देर अगर सीधा बैठ जाए तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है, अगर टिक के बैठे हुए तो कंधों में दर्द शुरू हो गया है, बाजू को मूव करने में इशू हो रहा है। मुझे बताइएगा क्या इसका डाइट से कोई ताल्लुक है कि हमारी डाइट में अब वो ताकतें, हम कहते हैं ना कि जान ही नहीं रही जी, वो खुराक जो गल नहीं रही हैं, तो ये हमारा एक कॉमन होता है कि ये, तो क्या वाकई अब खुराक में बात नहीं रही या खुराक ले ही नहीं सही रहे हम खुराक ले ही सही नहीं रहे। अच्छा। पहली बात तो मैं ये बताऊं, जो आपने कहा कि यंगस्टर्स में ये मसला आ रहा है, वहाँ पे मसला आता है विटामिन डी का। अच्छा। इस मामले में हम अपने बड़ों से अच्छे हैं। इस बात का हम्म। मतलब ये है कि बड़ों में इस चीज़ की अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं थी कि विटामिन डी हम सूरज से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एक्चुअली तब हम इतने डेवलप्ड ही नहीं थे, हम अपनी जंगें लड़ रहे थे जब ये बातें आ रही थी। विटामिन डी गोरे तो सूरज से अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन एशिया की लोगों की स्किन टोन ऐसी है कि हम सूरज से विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमें उसकी दवाई ही खानी है। अब दूध के अंदर, फिश के अंदर, दही के अंदर, अंडे के अंदर विटामिन डी है, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। यानी हमारी खुराक के अंदर जिन सोर्सेज के अंदर विटामिन डी है वो नाकाफ़ी है हमारे लिए। अगर विटामिन डी बॉडी के अंदर नहीं है तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। ये भी बात बहुत कम लोगों को पता है। चलो विटामिन डी नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूध पीते जाते हैं, दूध पीने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। जब आपका विटामिन डी उसकी अब्जॉर्प्शन ही नहीं कर रहा कैल्शियम की, तो फिर कैसे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी? पहली चीज़, आपने विटामिन डी इवन बच्चों को भी देना होता है, टेस्ट करा के डॉक्टर से लिखवा के देना है, खुद से साइंस नहीं दिखानी। जो हम बड़े हैं, हमें चलो हम वैसे बेशक टेस्ट ना कराएं, लेकिन हमें भी विटामिन डी टेस्ट करा लें तो ज़्यादा बेहतर है। विटामिन डी के जो कैप्सूल्स होते हैं या उसके जो टीके होते हैं वो हम सबको पीने ही पीने हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि खुराक में जान नहीं रही, एक्चुअली ज़्यादा जान आ जाती है तभी हमारा घुटनों का मसला शुरू होता है। जो मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और घुटनों ने जवाब दे दिया है। अच्छा। मेरे पास बच्चे आएंगे तो तभी आएंगे जब विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी हुई हुई है। यंगस्टर्स में वो तभी आएंगे। बड़े तब आएंगे घुटनों के मसले लेकर जब उनका वेट बहुत ज़्यादा है और घुटनों ने जवाब दिया। आप कभी भी देखें जो घुटनों के मरीज़ होते हैं ज़्यादातर उनका वेट ज़्यादा ही होता है, बिकॉज घुटने भी कितना वज़न आपका उठा पाएंगे। अगर आप डाइट अपनी मैनेज करेंगे, डाइट अपनी कम करेंगे, वेट लॉस करेंगे तो आपके घुटनों के लिए भी आसानी हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो केसेस भी आते हैं कि डॉक्टर ने बोला है नी रिप्लेसमेंट करनी है, आपका घुटना बदलना है, लेकिन उससे पहले भी वजन कम करके आए, बिकॉज इस जितना आपने वेट बढ़ाया हुआ है इसमें नी रिप्लेसमेंट भी नहीं हम कर सकते। सो हम वहाँ तक अपना वजन लेकर जाते हैं। स्पेशली हम फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाती है, बहुत कम हो जाती है। हम लोगों ने टाइम पे अपनी जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है, हमने टाइम पे अपना कैल्शियम जो इनटेक है वो अच्छा रखना होता है। उस टाइम में ऑब्वियसली मैं भी मानती हूँ कि हम सबको ख्याल ही नहीं आता, ध्यान ही नहीं आता। हम सोचते हैं कल से ध्यान रखेंगे, कल से दूध दही का इस्तेमाल करेंगे, कल से कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट ले लेंगे या कल से विटामिन डी, और उसकी वजह से हमारी हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। ऑस्टियोप्रोसिस फीमेल्स में इसीलिए ज़्यादा है। एक दफ़ा फिर ये मसाइल शुरू होते हैं, फिर वो एक के बाद दूसरा मसला और दूसरे के साथ तीसरा मसला आ जाता है। अब इसमें कौन सी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं? सबसे पहले तो विटामिन डी, उसके साथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नट्स के अंदर मौजूद होता है। वैसे भी जो बादाम काजू वगैरह होते हैं वो कैल्शियम का ऑल्टरनेटिव सोर्स है। अभी हमने पिछले पॉडकास्ट में कुछ अर्सा पहले हमने बात की थी लैक्टोज इंटॉलरेंस की। जो लोग दूध नहीं पी सकते वो दही खाएं, और जो दही या दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं खा सकते वो नट्स का इस्तेमाल करें या सीड्स का इस्तेमाल करें। चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पम्पकिन हो सकता है, तुखमलंगा हो सकता है जिसे बेसल सीड्स कहते हैं, और जो नट्स हैं बादाम काजू पिस्ता अखरोट या कोकोनट वगैरह वो कैल्शियम का अल्टरनेटिव सोर्स हैं। तो डाइट में ये चीज़ें आपकी ज़रूर होनी चाहिए। फीमेल्स को चाहिए कि वो अलसी का इस्तेमाल हाफ टी स्पून अलसी दादर करके डेली बेसिस पे ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो आप ये इस्तेमाल ना करें। आप पहले अपना कैल्शियम का टेस्ट कराएं। अगर कैल्शियम ठीक है तो फिर आप ये इस्तेमाल ना करें। अगर आपके डाइट में अगर आपके टेस्ट में कैल्शियम कम आया तो फिर आप अलसी की बजाय अब बाकी सीड्स, कोई ऐसा सीड जो एस्ट्रोजन ज़्यादा नहीं बढ़ाता उनका इस्तेमाल करें। जहाँ तक बात है कि डाइट में कौन सी चीज़ें इसको बेहतर कर देती हैं घुटने की दर्द को, हम जानते हैं दूध दही का इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मसला आता है जी, दही खाने से हमारे तो जी जोड़ ठंडे हो जाते हैं, हमें ठंड लग जाती है, उससे तो हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल मिथ है। हम ना साइंस भी ऐसी इस्तेमाल करते हैं, देसी साइंस इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अगर दही आपको सूट नहीं करता आप चीज़ का इस्तेमाल कर लें। लो फैट करना है लेकिन आप चीज़ का इस्तेमाल कर लें। वो भी अगर आपको सूट नहीं करता दूध गर्म करके पी लें। अगर आपको वो भी सूट नहीं करता तो फिर आप चिया सीड्स, बिकॉज तुखमलंगा घुटने की दर्द, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि तुखमलंगा अगर शुरू कराते हैं तो पेशेंट्स आके कहते हैं हमारे घुटनों
घुटनों में ना दर्द हो रही है, तुख मलंगा वाकई शायद कुछ लोगों को घुटने की दर्द कर रहा है, चिया सीड्स उसकी निस्बत बेहतर ऑप्शन है। एक तो ये कि तुख मलंगा फिर क्वांटिटी कम करके देखें, वो नहीं तो चिया सीड्स जिन्हें तुख में दाऊदी कहते हैं उर्दू में, उनका इस्तेमाल शुरू कर दें और टाइम पे शुरू करें ताकि आपके घुटने गोडे गिट्टे बचे रहें ज़रा। अच्छा, तो व्यूअर्स आपने देखा कि गिट्टे गोडे बचाने हैं तो आयशा जी ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं, उन पे ज़रूर अमल करें। अगर आप यंग हैं, 20s में हैं अपनी, या इवन अगर आप लेट 40s में हैं तो क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना, वो आयशा जी ने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा आयशा जी, आपने बताया विटामिन डी, कैल्शियम, उसकी सोर्सेज क्या हैं, डाइट से किस तरह से लिया जा सकता है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं आजकल ख़ास तौर पर यंगर जनरेशन, बल्कि अब तो ओल्डर की बात करें, एल्डरली पीपल की बात करें, वो भी यही कह रहे हैं, सोडा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। मैंने सुना है कि उनकी कॉम्पोजिशन जिस तरह से होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हुई होती हैं जो आपकी बोन्स में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती हैं। इस पे कितनी सच्चाई है और अगर ये ऐसे है तो फिर ये कितना नुकसानदेह है? अच्छा, सोडा नो डाउट सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसका इस्तेमाल जितना हो सके हमें कम से कम करना चाहिए, चाहे वो डाइट सोडा है चाहे वो रेगुलर सोडा है। रेगुलर सोडा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर शुगर की मिकदार इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बुरा हो जाता है। एक अरसे तक मैं भी यही समझती रही कि आप रेगुलर सोडा इस्तेमाल करें, डाइट सोडा में तो जी एस्पर्टेम है तो वो सेहत के लिए बुरा है। मैंने फिर इस पर यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई कि मुझे गलत लगता था। डाइट सोडा एक्चुअली बेहतर है रेगुलर सोडा से, बिकॉज डाइट जो सोडा है उसमें शुगर नहीं है। जब आप 9 to 11 टीस्पून शुगर एक ग्लास में डालकर पिएंगे तो वो सेहत के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। वो है रेगुलर सोडा। अब अगर हम बात करें कि क्या डाइट सोडा अच्छा है, तो वो भी बुरा है। जब हम इसको पीते हैं तो एकदम हमारी बॉडी के अंदर से कैल्शियम आता है उसको एसिडिक नेचर को उसके अल्कलाइन करने के लिए, जो कि ज़ाहिर है फिर कैल्शियम की कमी की बड़ी वजह बन जाता है। डेफिनेटली वो यंगस्टर्स जो सोडा का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं उनको गोडे गिट्टों का मसला भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहा होता है। लेकिन अगर आप सोडा का इस्तेमाल नहीं रोक सकते, बहुत सारे लोग नहीं रोक सकते, भाई अगर हम यहाँ बैठ के कहें जी सोडा का इस्तेमाल छोड़ दें, लोगों ने हंसना है हम पे कि भाई हमसे तो नहीं छोड़ा जाता। एक दफ़ा आई एम सॉरी, ये बात शायद पता नहीं बताने वाली भी है कि नहीं, एक दफ़ा मैंने एक पेशेंट को कहा कि आपने बियर का इस्तेमाल छोड़ना है, तो वो अगली दफ़ा आते हुए ना बियर का कैन ही ले आया मेरे लिए। उसने कहा एक दफ़ा पी के देखें छोड़ी जाती है कि नहीं छोड़ी। अल्लाह माफ़ करे, देखें ज़रा, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल तो सोडास की भी लोगों को इसी तरह से एडिक्शन हुई होती है। अगर आप सोडा को हिम्मत से कम करना चाहें, जैसे आप सिगरेट को कम करते हैं, इसी तरह आप सोडा को भी कम कर सकते हैं। पहला ये करें कि आप ग्लास के अंदर ज़्यादा सारे आइस क्यूब्स डालें, उसके अंदर आप सोडा डालें। इससे ये होगा कि जहाँ आपने पूरा ग्लास भर के सोडा का लेना था, अब आपने उसके अंदर वाटर एडिशन होगी। एग्जैक्टली, और वो आपको उतना ही वाव फैक्टर देता है। ठंडी बोतल आपको उतना ही वाव फैक्टर, डोपामाइन इफेक्ट उतना ही आएगा जितना आपको रेगुलर बोतल पी के आना था। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आप इसको टेपर ऑफ कर सकते हैं। जब मैंने अपनी, ऑब्वियसली यूथ में हम सबको आदत होती है, जब मैंने अपनी कोक की या सोडा की एडिक्शन छोड़ी थी तो मैंने ये किया था, मैं अपने खाने के साथ उसको रखती नहीं थी और खाना मैं खाती थी टीवी लाउंज पे बैठ के। अब टीवी लाउंज से किचन तक जाना मुझे काम लगता होता था, खाना छोड़ के बीच में जाना। तो फिर मैंने वो पीना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दी और अगर बहुत दिल करता था तो खाने के एंड पे एक घूंट पी लेती थी। इवेंचुअली वो आदत मेरी खत्म हो गई। सो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत और मोटिवेशन करनी है। अगर वो भी नहीं होता, यंगस्टर से नहीं होता, तो कोई बात नहीं, फिर आप यूँ करें दूध का इस्तेमाल बढ़ाएं। अगर आप दिन में 1 ग्लास बोतल का पी रहे हैं तो 3 ग्लास उसके अगेंस्ट दूध का भी पिएं। अब उससे क्या होगा, वेट बढ़ने लग जाएगा। तो वेट भी मैनेज करें, कैलोरीज भी मैनेज करें, या फिर सोडा की अपनी कंजम्पशन जो है वो छोड़